नमस्कार बच्चों। आज हम इतिहास बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर के अंतर्गत हमारा प्रकरण है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, उनकी सफलताएं, असफलताएं, धार्मिक नीतियां, जन कल्याणकारी कार्य एवं उनका शासनकाल। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसका समय 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। उसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद तुगलक का ये चचेरा भाई था। इनके पिता का नाम रज्जब था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक हुआ। ठट्टा सिंध प्रांत में एक शहर था, प्राचीन समय में सिंध की राजधानी थी। फिरोज तुगलक का पुनर्राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी प्रकार के कर्जे माफ़ कर दिए, जिसमें विशेषतः सौंदर नाम का एक ऋण शामिल था जो मोहम्मद शाह तुगलक ने दोआब के किसानों को दिया था। फिरोज शाह तुगलक की प्रारंभिक असफलताएं। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के लिए अभियान चलाया। इसके अंतर्गत बंगाल, सिंध पर आक्रमण किए। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में वहां आक्रमण किया। इस समय बंगाल का शासक शमसुद्दीन इलियास शाह था। जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया तो शमसुद्दीन इलियास शाह ने इकदल्ला के किले में शरण ले ली। सुल्तान अंततः किले को अधिकार करने में असफल हुआ। 1355 ईस्वी में वापस दिल्ली आ गया। एक बार पुनः बंगाल को जीतने के लिए 1359 में पुनः आक्रमण किया। उस समय तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह था। सिकंदर शाह पर आक्रमण करने में भी असफल हुआ और पुनः वापस दिल्ली लौटना पड़ा। आंशिक सफलताएं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को कुछ आंशिक सफलताएं भी मिली। इनमें 1360 ईस्वी में सुल्तान ने तत्कालीन जाजनगर, वर्तमान में उड़ीसा, पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1361 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट, वर्तमान कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। इनकी तीसरी आंशिक सफलता सिंध के शासक जाम बाबनियों से हुई। जाम बाबनियों से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बाबनियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया, वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी हुई है। उसने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्यों विजयनगर, बहमनी एवं मदुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया। जो भी अभियान किए वह मात्र अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किए गए प्रयास थे। अब हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर जारी रखे। इनमें खराज यानी लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया विद्रमियों पर लगाए जाने वाला कर एवं जक़ात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार थे, और ये इस्लाम धर्म में गरीबों को
दान देने के लिए काम में लिया जाता था, उनकी तरक्की के लिए इस्तेमाल होता था। उलेमाओं के आदेशानुसार एक नया कर हक सबक भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग होता था। सुल्तान ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील, सतलुज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील, सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को बगीचे लगाने का बहुत शौक था। उसने विभिन्न प्रकार के फलों के लगभग 1200 बगीचे लगाए। नगरों की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने छोटे बड़े लगभग 300 नगरों की स्थापना की। उनमें से प्रमुख नगर हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख हैं। इनमें से यमुना नदी के किनारे बसा फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई और अपने पूर्ववर्ती शासक मोहम्मद बिन तुगलक और जोना खां की याद में बनवाया। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली में लाके स्थापित किया। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने रोजगार का दफ्तर, मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं, लड़कियों के लिए एक नए दीवान खैरात नाम के विभाग की स्थापना की। दारुल शप्पा नाम का एक राजकीय अस्पताल का निर्माण किया जिसमें निर्धनों, अनाथों इत्यादि का निःशुल्क इलाज किया जाता था। फिरोज की नीति एवं परिणाम। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। इसने दासों के लिए एक अलग से विभाग दीवाने बंदगान बनाया। अर्थात फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बहुत बड़ा शौक था। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो निजी महल है उसमें ही अपने स्वयं की सेवा चाकरी के लिए लगभग 40,000 दास रखे हुए थे। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा। खुम्स का 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने के आदेश दे दिए। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1/5 भाग सैनिक को, 4/5 भाग सल्तनतकालीन सुल्तान को मिलता था। तो इसलिए पुनः उसको बदल के 4/5 भाग अर्थात 80% भाग है सैनिकों को और 20% भाग सुल्तान को देना तय किया। फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्मगुरुओं का प्रभाव स्थापित किया गया। मुक्ति कानूनों की व्याख्या करते थे। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया। फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदू जनता को जिम्मी इस्लाम धर्म स्वीकार न करने वाले कहा। यह प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि फिरोज इस युग का धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। हम पहले बात कर चुके हैं। संरक्षण एवं रचनाएं। फिरोज तुगलक ने अनेक मकबरों एवं मदरसों की स्थापना की जिनकी संख्या लगभग 13 थी। उसके शासनकाल में जियाउद्दीन बरनी एवं शमसे सिराज अफीक ने अपने संरक्षण में तारीख फिरोज शाही की रचना की, जबकि सीरत फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान द्वारा की गई। फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि नगरकोट कांगड़ा में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर था ज्वालामुखी। वहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों को इसने प्राप्त किया और कुछ का एजुद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया गया फारसी में, जो आयुर्वेद से संबंधित थे। उसने जलगढ़ी का आविष्कार किया। फिरोज शाह ने खानेजा तेलंगानी के मकबरे का निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग का निर्माण करवाया जो दिल्ली का 5वां नगर माना जाता है। उसने अपने भाई जोना खां मोहम्मद तुगलक की स्मृति में जौनपुर नाम का नगर बसाया। पहले ही हम बात कर चुके हैं।
घूसखोरी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में घूसखोरी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी और प्रत्येक अवसर पे जो छोटे अधिकारी है बड़े अधिकारियों को घूस देते, सामान्य जन है वो छोटे अधिकारियों को घूस देते। यदि किसी सैनिक को अपना घोड़ा पास करवाना होता तो उसको अधिकारियों को घूस देनी पड़ती थी। एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि एक अवसर पे एक गरीब सैनिक के पास एक घोड़ा था, जो घोड़ा सैनिक परेड में पास नहीं हो रहा था, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं उसको एक टका दिया और कहा जा ये टका अधिकारी को दे और तेरे घोड़े को पास करवा ले। ख्वाजा हिसामुद्दीन के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। उसके शासनकाल में वार्षिक आय 6,75,00,000 टका थी। फिरोज तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः अद्दा एवं मिस्र कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने संस्कानी 6 जित्तल का एक नया सिक्का चलवाया। उसने सिक्कों पे अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतेह खान का नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों युद्ध की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के श्रेष्ठ स्थान दिया, शासकों के कर्तव्यों का विस्तृत किया, इस्लाम धर्म को राज्य के शासन का आधार बनाया। हेनरी इलियट एवं एल्फिंस्टन ने फिरोज तुगलक को सल्तनतकालीन युग का अकबर कहा है। फिरोज तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खानेजा मकबूल को दिया जाता है। मृत्यु। फिरोज के अंतिम दिन दुख भरे रहे। 1376 में उसके बड़े पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतेह खान की मृत्यु हो गई। उसके कुछ वर्ष बाद में 1387 ईस्वी में उसका दूसरा पुत्र खानेजहाँ भी मर गया, जिससे सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा। आयु बढ़ने के साथ 80 वर्ष की आयु में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। हौजगास परिसर दिल्ली में उसे दफन किया गया। अब हम अगला प्रकरण कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।